the conservative force, and second one is called the non-conservative force. Non-conservative force. हम लोग पहले पढ़े कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन, इनका डिफरेंस पढ़ा देते हैं, डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ लिख दो कंजर्वेटिव और सेकंड तरफ लिख लो नॉन कंजर्वेटिव। एक तरफ लिख दो कंजर्वेटिव और सेकंड तरफ लिखो नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और दूसरे तरफ लिखो नॉन कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में लिखना बोले बोले या अभी रुके रहे हैं? देखो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में लिखो पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट but depends on initial and final position, but depends on initial and final position, path independent or but depends on initial and final position। उसके में लिखो path dependent, path dependent, उसके में लिखना path dependent and also depends on initial and final position, and also path dependent and also depends on initial and final position, path dependent and also path dependent and also depends on initial and final position। नेक्स्ट लिखो वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल। फर्स्ट इसके अंदर में कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल, वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, इज जीरो। उसमें लिखना वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो, वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो। पहले लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है, वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ समझो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मतलब कैसे हुआ कि दो चार्जेस है, तो दो चार्जेस के बीच में अगर मान लो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, या रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। दो चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ देर के बाद में हमने इसको पास में ला दिया तो क्या ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अनुसार फोर्स लगेंगे इसके ऊपर में? नहीं समझ में आया क्या? तो इसमें पाथ की कोई मतलब है क्या कि किस पाथ से लेकर के आए, इसको कैसे लेकर के आए, इससे कोई मतलब है क्या? आपने इसको जहाँ ले जाए, उधर उधर ले जाए, कहीं ले जाए और वापस आप यहीं पे ले आकर के रख दिए, इसका मतलब इनिशियल जगह ये था, फाइनल पोजीशन ये था। तो यही हो गया कि नहीं हो गया इसके लिए। लेकिन अगर आप बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है, क्या वो कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा, ये बताइए। फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। सर फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। आप सोचो ना कैसा पाथ है, किस तरह से ले जा रहे हैं, क्या उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि नहीं फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। नहीं समझ में आया क्या? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो क्या होता है पाथ पे भी डिपेंड करता है और इनिशियल फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही करता है। बात समझ में आया क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है बच्चा? जीरो होता है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो होता है? मान लेते हैं कि कोई बंदा फोर्स लगाया, समझिएगा, कोई बंदा फोर्स लगाया और वो पार्टिकल मूव कर कर करके वापस वहीं पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसके लिए? नहीं आया समझ में?
आया कि नहीं आया? तो कंप्लीट साइकिल के लिए कंजर्वेटिव फोर्स में कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन क्या होता है? 0। लेकिन क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 होता है क्या? नहीं होता है। जैसे सपोज करो ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सपोज करो कि एक हमने क्या किया, एक मास m का ऑब्जेक्ट लिया और इसको हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया F इसके ऊपर में, और इसके पीछे क्या लग रहा है? सोच के बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब अगर मैं बोलूंगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वापस अगर घुमा करके इसको वापस यहीं पे लेके आए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। इसका मतलब वर्क डन बाय द दिस कंजर्वेटिव फोर्स विल बी द 0। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलता है? फ्रिक्शनल फोर्स बोलता है कि तुमने कितना चलाया मुझे ये बताओ, तो वर्क डन उसके 2πr से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि नहीं फ्रिक्शनल? तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और ये क्या कहते हैं, और बाकी जैसे कि अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ग्रेविटेशनल वर्क, पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशनल वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी एक्सेट्रा। उसके में लिखेंगे फ्रिक्शनल वर्क, विस्कस वर्क, फ्रिक्शनल वर्क, विस्कस वर्क एक्सेप्ट VISCOUS, विस्कस वर्क। विस्कस का मतलब जानते हैं क्या होता है? अच्छा, विस्कस फोर्स लिक्विड के बीच में भी लगता है, उसको भी विस्कस फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आप तैरते हैं, तो तैरते समय में आपके शरीर के इस पोर्शन से लिक्विड पास करता होगा कि नहीं करता होगा? उस समय जो फोर्स लगाता होगा लिक्विड ना, उसको मान सकते हैं विस्कस फोर्स होता है। ठीक है ना? दो लिक्विड के बीच में अगर फोर्स लगता है, दो लिक्विड एक दूसरे के ऊपर में बैठा हुआ है, बहुत सारे लिक्विड है एक दूसरे के ऊपर में बैठा हुआ है, तो उन लेयर के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे ना, जब कोई बॉल को फेंकेंगे तो बॉल नीचे उस लिक्विड को क्या करता होगा? उसके लेयर को हटाते हुए नीचे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? उस समय जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। के समझ में आया क्या यहाँ पे? तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा। और क्या होते हैं? स्प्रिंग फोर्स, मतलब कि जो हमने पढ़ा था ना, स्प्रिंग के बारे में डिस्कस किया था पहले हम लोगों ने। स्प्रिंग पे फोर्स लगता है -kx लगता था, याद है क्या आपने को? तो वो सारे फोर्स जो है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आया? लेकिन फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए तो आगे बात करते हैं, आगे की चीजें और भी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एक बॉडी ले रहा हूँ ऐसे ही, और इसको मैं रोटेट करा, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और ये म्यू इसका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ऐसे जस्ट समझाने के लिए, ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया कि नहीं गया? अच्छा, सब अगर मान लो स्क्वायर है तो सब साइड क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। तो ए से बी तक गया, तो बोलो वर्क डन बाय ए से बी, बोलो क्या लिखेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में क्या लिखेंगे? ए से बी का डिस्टेंस, मान लो डी है तो डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये सोच, नेगेटिव के अंदर में हो गया कि नहीं हो गया? फिर बी से सी गया तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय बी से सी। सर फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी पीछे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? -F(d) हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर C से D जाएगा, फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, -F(d) हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर से D से ये जाएगा तो क्या फिर से वही आ जाएगा कि नहीं? माइनस। इसका मतलब कहाँ 0 हुआ? सारे तो ऐड हो गए ना सर यहाँ पे। अरे सारे के सारे ऐड हो गए कि नहीं हो गए? नहीं आया समझ में? आया क्या? आया ना? इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन 0 नहीं होता है जब पार्टिकल मूव करता है। ये बात तो समझ में आ गया ना? अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स कहलाएगा? एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैसा फोर्स कहलाएगा? बोलो ना, नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूंगा कि रोहन सर एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके इसको खींचे जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स,
तो हम क्या बोलेंगे सर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ डॉट डी होता है कि नहीं होता है, एफ डॉट डी होता है। तो सर एफ इंटू में डी, इंटू में डी तो जीरो हो गया, लास्ट में वापस उसी जगह पे आ गया था, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाए। नहीं समझ में आया, आया क्या? अरे कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया क्या? पाथ डिपेंडेंट फोर्स समझ में आया क्या? फटाफट लिख डालो, लिखना है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए था ये, ठीक है ना। आगे बढ़ो, लिखो नेक्स्ट। सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन some problems based on conservative and non conservative force। हम कंजर्वेटिव का पहले से करवा चुके हैं बहुत सारे और भी, लेकिन देखते हैं और भी करवाते हैं। बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोथ। चलिए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द वर्क डन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द वर्क डन, find the work done, find the work done if force is y I cap प्लस में x j cap, y I cap प्लस में x j cap and particle move from 1, 1 to and particle move from 1, 1 to 2, 3 and particle move from 1, 1 to 2, 3, 1, 1 to 2, 3 ऐसा बोला। सर जैसे ही ऐसा दिखा तो हमारे पास में क्या आएगा, वर्क डन की फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है कि नहीं होता है? अरे यही तो होता है ना। अच्छा तुम सोचो सर आई कैप के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, एफ इंटू डी एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे बोलो, एफ वाई इंटू डी वाई। अरे यही तो लिखेंगे ना, बोलो आई एक्स के लिए कितना है हमारे पास में, एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, वाई डी वाई, और प्लस में बोलो वाई में कितना लग रहा है सर, एक्स डी वाई। सर इसका अब करे तो क्या करे, इसका तो डिफ्रेंसिएशन भी नहीं आता हमको। अरे सर वाई यहाँ पे डी एक्स होगा ना, तो सर वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स में तो नहीं आता अपने को, एक्स अगर वहां रहता था तो डिफ्रेंशिएट कर देते ना। तो इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेट पता होना जरूरी है, तब जा कर करके हमें क्या होगा, इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर कॉल्ड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन का कुछ रूल होता है, वो रूल पहले जानना जरूरी है, तभी जा करके हमारे पास में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे ब्रैकेट बना करके या थोड़ा सा जगह छोड़ करके इसके बाद ये सॉल्व करना है। लेकिन पहले हमने आपको प्रॉब्लम क्यों दिया, प्रॉब्लम इसलिए दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, फटाफट लिख दीजिए परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। उसके बाद नीचे सॉल्व कीजिएगा इसको क्वेश्चन को, और क्या, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। नींद आ रहा है क्या? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट के अंदर में देखो इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई, अगर ऐसा कोई लिखा हो तो इसको जब हम लोग खोलते हैं ना तो ये किस में बदल जाता है, वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई। तो इसी तरह से अगर मेरे को इस क्वेश्चन में ये वैसा ही दिख रहा है, देखो दोनों अलग अलग करके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब मैं इसको सीधा लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई, लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? अरे अभी याद करना है, 3 फॉर्मेट है, लेकिन तीनों फॉर्मेट पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को भी तो सोल्व करना है साथ साथ में ना। अरे नींद मत लो बच्चा, देखो अगर सोना है तो घर जाओ, फिर अरे जागना है तो पढ़ो। यहाँ पे हो गया, अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बोलो, 1, 1 से कहाँ तक जा रहा है बोलो, 2, 3। अच्छा तुम में से कितने को पता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या देता है, एक्स देता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई क्या देगा, एक्स वाई देगा कि नहीं देगा? अरे देगा कि नहीं देगा? इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से
2 और 3 से, सॉरी 1 से 2 और 1 से 3, यही तो जाएगा। अब बोलो x की वैल्यू एक बार क्या पुट करोगे 2 और y की वैल्यू कितना पुट करोगे 3, अपर लिमिट पुट करते ही कितना आ जाएगा 6 और 1 1 पुट करते ही कितना जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 5 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहली बात बताओ कि समझ में आया कि नहीं? तो पहले देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाता, सुनो भाई सबके सब नींद में आ रहे हो तो उसके लिए बोल रहे हैं थप्पड़ मारो अपने आप को, तब खुद ही नींद खुल जाएगा। तो देखो इधर पहले क्या हो गया कि अगर परफेक्ट डिफरेंशियल का अगर हमको नॉलेज होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता? अरे हो जाता कि नहीं हो जाता? तो फटाफट लिखो जल्दी जल्दी, इसको फर्स्ट फॉर्मेट को लिखो, फिर सेकेंड फॉर्मेट बताते हैं इसका, जल्दी करो। हाँ, फर्स्ट फॉर्मेट वहां पे लिख दो, लिख डालो, इसके लिए ये पीछे लिख लेना और इसके बाद इसको सॉल्व कर डालना, फिर सेकेंड फॉर्मेट बताते हैं, जल्दी करो एकदम। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी करो फटाफट। आंख धो करके आ जा तू, जा। जल्दी आना है। हो गया क्या? आगे बात करें क्या? नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट नंबर 2। लिख डालो फटाफट। अगर ऐसा कहीं दिखे, मतलब कि अगर x में y का कंपोनेंट आ जाए और y में x का आ जाए, तो ऐसे फॉर्मेट के लिए परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जानना जरूरी है। और परफेक्ट डिफरेंशियल क्या कहता है x और y के लिए कि dx इंटू वाई का जो होता है ना वैल्यू, ये होता है। तो क्या इसका उल्टा भी ये होगा कि नहीं होगा? तो अपने पास में इसका उल्टा दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ, तो नहीं आया उसको समझ में? अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा, यही दोनों तो दिया हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा कर करके। तो सेकेंड फॉर्मेट लिखे, फॉर्मेट नंबर 2। फॉर्मेट नंबर 2 के अंदर में लिखेंगे कि अगर ऐसे कहीं पे लिखा हुआ हो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट का, जल्दी से आओ, इस फॉर्मेट को अगर हमको सॉल्व करना है तो देखेंगे, पहले समझेंगे और फिर करेंगे। x की पावर कितना है, लेकिन इसमें x की पावर 2 है ना, और y की पावर भी कितना है 2। तू भी नींद ले रहा है क्या? अरे सो कह रहा है। x की पावर 2 और y की पावर भी कितना है बच्चा 2। तो इसको कैसे फॉर्मेट को बनाते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 2x वाई स्क्वायर dx। समझ में आया क्या? x की जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक घटा कर करके लिखेंगे बच्चा। अरे नहीं समझ में आया? x की पावर 2 है तो 2 एक घटा कर करके लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई और y की पावर को छोड़ देंगे ऐसे ही, या dx लिख देंगे। प्लस में क्या लिख देंगे बताओ फिर से? अब x स्क्वायर को छोड़ देंगे, y वाले को लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे d। नहीं आया समझ में? अगर ऐसा दिया हुआ तो ऐसे बदलेंगे, ऐसा दिया हुआ तो ऐसे बदलेंगे। आया क्या? आया क्या? जल्दी से लिख डालो। अगला हमारे पास में, और इस फॉर्मेट को तुम खुद से करके बताओ, dx³ y³ z स्क्वायर है। इसका तुम लोग करके दिखाओ तो क्या करके दिखा सकते हो? क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर y³ z स्क्वायर dx लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? दूसरा वाला क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? प्लस 3x³ y स्क्वायर z स्क्वायर dy, और प्लस में क्या लिखेंगे बोलो? 2 लिखेंगे, 2x³ y³ z dz। मतलब अब कैसा भी फॉर्मेट मिलेगा, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे क्या? जल्दी से कीजिए, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे।
हो गया, करो। जिसका हो गया वो क्वेश्चन करें, और क्या। इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं ना? अरे तकलीफ तो नहीं ना? लिखेंगे F इज इक्वल टू फोर्स जो है F इज इक्वल टू, बोलू 3x² y² z² I कैप। F इज इक्वल टू 3x² y² z² I कैप प्लस 2x³ y z²। F इज इक्वल टू 3x² y² z² I कैप प्लस 2x³ y z² j कैप, x³ y z² j कैप प्लस 2x³ y² z k कैप, y² z k कैप। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, नहीं लिख पाया, हाँ रुक जाओ पहले। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 1, 1, 1, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 1, 1, 1 टू 2, 2, 2। फटाफट तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, खोजो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम लिखो 3x² y² z² I कैप प्लस 2x³ y z², 2x³ y z² j कैप प्लस 2x³ y² z k कैप। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 1, 1, 1, 1, 1 टू 2, 2, 2। ठीक है, सोचो। तो सर ये जैसे ही बन गया, अब बताओ ये इसमें से हमने जो दिया है उसमें से कोई है क्या फॉर्मेट? नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे ना हमको जो दिया हुआ है। तो देखो कैसे फॉर्मेट बनाते हैं वो भी सिखा रहे हैं। पहले बताओ तो क्या है, 3x² y² z² I कैप प्लस में बोलो जल्दी से क्या है, 2x³ y है सर और z² प्लस j कैप है ना बच्चा, और प्लस में बोलो जल्दी से नेक्स्ट 2x³ y² z k कैप। देखो सिंपल तरीका है इसको फॉर्मेट को समझने का। सबसे ज्यादा पावर किसका है ये बताओ, x का कितना है 3, तो लिख देंगे x की पावर 3, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। सेकेंड फॉर्मेट जानने का है, y का सबसे ज्यादा पावर कितना है इन तीनों में से 2, तो y का 2 हो जाएगा। z का सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, तो z का भी 2 हो जाएगा, खत्म। और इसके साथ में d लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, खत्म हो गया कि नहीं हो गया कहानी। अब इसको खोलिएगा तो ऐसा ही बनेगा। अभी तो फॉर्मेट बताया ना कैसे बनाना होता है। कहाँ से कहाँ तक है 1, 1, 1 से लेकर कर करके 2, 2, 2 हो गया कि नहीं हो गया। बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या जो है वही आ जाएगा बाहर, x का क्यू y² z²। नहीं आ रहा समझ में, कहाँ से कहाँ तक चलना है ये भी बता दिया था क्या मैंने, 1, 1, 1। अरे कहाँ तक जाना है 2, 2, 2। फटाफट कर डालो ना। अब इसके अंदर में पुट करो 1 की, पहले तो 2 की वैल्यू पुट करो, फिर सॉरी x की 2 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, और फिर 2 y के जगह पे लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 z के जगह पे लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, अब -1 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा, 2, 2 जा 8, 8 4 इंटू 4 -1 कितना आ जाएगा 127 जूल। नहीं आया तुम लोगों को? अरे बच्चा नहीं आया, अरे बोलो ना यार, बोलोगे तो नींद खुलेंगे। अरे क्या नहीं बोल रहा है तुम, बोलो। अरे सोहम क्या नहीं बोल रहा है तुम, बोलने के लिए आया ना तुम, तो बोलो जल्दी करो। नेक्स्ट करते क्वेश्चन फटाफट। अरे समझ में तो आ गया ना। देखो F इज इक्वल टू कुछ है, इसमें पुट तो करना है। 8 × 4 कितना हो जाएगा 128। चले नेक्स्ट करें क्या, F इज इक्वल टू 2x y³ z², y³ z²। F इज इक्वल टू 2x y³ z², y का क्यूब है,
क्यूब मतलब 3, 2x y का पावर 3 z स्क्वायर आई कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर j कैप प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब z k कैप। समझ में आया क्या? लिख लिए क्या? फाइंड द वर्क डन बिटवीन 0, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम, लिख लेना, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0, 0, 0, 0, 0, 0 टू 1, 1, 1। फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमने क्या बोला था फॉर्मेट के लिए, सबसे ज्यादा पावर किसका है ये देखो। तो x की पावर कितना है, क्या रहा पहले ये बताओ, पहले मेरे को एक बार फॉर्मेट बताओ, क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 2 था ना रे। अच्छा तुम्हारा फॉर्मेट बन गया क्या सीधा? क्या बन गया? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम भी, तो हम भी क्यों इतना ज्यादा, 0, 0 से 1, 1, तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर, इसका कहाँ पहले तो क्या पुट करोगे? 1, 1, फिर 0, 0, 0। बोलो 1, 1, 1 पे क्या आ जाएगा? 1, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे तुमसे। अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो क्या अब इन फॉर्मेट को बदल करके दूसरा फॉर्मेट पे आ जाए क्या? तो लिखो नेक्स्ट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट लिखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना? तो स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन। तो आपने सीखा होगा किसी जिंदगी में, हमने ही पढ़ाया है आपको इसी जिंदगी में। तो आप बताइए क्या पढ़ाया था कि एक स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग के अंदर में क्या लगता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लेट सपोज कर लीजिए दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड आफ्टर सम टाइम दिस विल बी द गो फ्रॉम द फाइनल पोजीशन। क्या यही होगा कि नहीं होगा बच्चा? अगर मैं बोलूँगा कि सर ये तो स्प्रिंग है, समझना पहले, उसके बाद थ्योरी भी लिखवा देंगे, तो फोर्स कितना लग रहा होगा सर इस पे? तो -k/x लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स तो यही होता है ना? अरे बोलो ना। चलो तो वर्क डन की भी फार्मूला पढ़ चुके हो आप। वर्क डन बराबर क्या होता है? F.dx। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो F के जगह पे क्या लिखेंगे? नंदनी बासी ले रही है तो बोलो जल्दी से, -kx/dx। x इनिशियल से कहाँ तक जाएंगे? x। अरे नहीं आया समझ में? जल्दी से बोलो, माइनस बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? kx²/2 लिखेंगे क्या? x का, अरे बोलना, देखो बोलने से क्या होगा ना, थोड़ा देर तक तुम ऐसे ही बोलते रहो ना, नींद तो ऐसे उड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे? -k। x पहले कौन सा लिमिट पुट करेंगे? फाइनल। तो x फाइनल का स्क्वायर/2 माइनस x इनिशियल का स्क्वायर/2। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को किसी बंदे ने कैसे लिखते हैं वो बता दे रहा हूँ। क्या ये किसके कारण वर्क डन आया ये बताओ पहले। वर्क डन किसके कारण आया है? वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के कारण आया है। अच्छा किसी बंदे ने किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है 1/2 के, बोलो x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। क्या तो तुम नहीं बोलोगे क्या सही है? अरे बोलोगे ना। लेकिन किसी बुक में और कहानी बना के लिख देते हैं। वो क्या लिख देते हैं? 1/2 को ऐसे लिख देंगे 1/2 के, और लिख देंगे के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। क्या तुम डर जाओगे क्या? उन्होंने क्या किया? माइनस कॉमन लेकर करके लिख डाला ना। अच्छा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अभी पढ़ाया है। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका होता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा ना। नहीं आया तो लिख डालो ना जल्दी से, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। पहले लिख लो, रुक जा, एक थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देते हैं, इसके बाद में इसका लिखना। लिखो स्प्रिंग फोर्स इज अ एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स इज अ एग्जांपल ऑफ, पहले इसके बारे में लिखो ना, स्प्रिंग फोर्स इज अ एग्जांपल ऑफ
वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स लिखो। स्प्रिंग फोर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, स्प्रिंग फोर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स। लिख लिए क्या? वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स। वी नो that F is equal to minus kx। लिखो ना, वी नो that F is equal to minus kx is the spring restoring force, is spring restoring force। F is equal to minus kx is spring restoring force। सो और उसके बाद में ये सारे पॉइंट लिख डालो, ये बना करके फोटो जल्दी जल्दी कर डालो। जल्दी से करो, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। देखो मैं YouTube पे इन सारे वीडियो को डालता हूँ तो इसलिए नहीं डालता हूँ कि ज़्यादा व्यूअर बढ़े चाहे कुछ, हम इसलिए डालते हैं कि हमारे बच्चे को जब रिवीजन करना हो, चाहे किसी बच्चे को छूट जाए, तो प्लीज़ कृपया कर करके वो देख ले इस वीडियो को। क्या सच्चाई है कि नहीं? क्या कि कभी भी किसी को काम आ जाए और चला जाए तो वो देख ले। एक दिन 2 दिन का वीडियो छूटा हुआ है वो देख ले, बस इसलिए हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, बैकअप प्लान बना के चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों के बाद सब 1 शॉट वीडियो ही बनाएंगे, मतलब कि पीछे के चैप्टरों को रिवाइज कराने के लिए, ताकि आप धीरे धीरे अच्छा बनिए। चलिए इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े क्या? कर लीजिए आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और इधर कर, दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? दिख रहा है? अच्छा, जिनका अगर मान लो कि अभी भी सही से नहीं लिखा रहा है, तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हर चैप्टर का सोच रहे हैं कि पीडीएफ भी भेज देते हैं। पूरे ये चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है उन चैप्टर का पीडीएफ किसी बच्चे, अच्छा बच्चा लिखा होगा उसका नोट्स लेकर करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। जिसका छूट जाए वो उसमें से खोज के भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट पहले बना के लिखते हैं। x is always measure from the natural length। x is always measure from the natural length। अच्छा तुम सोचो, इस केस में नेचुरल लेंथ और क्या होगा, x इनिशियल ही पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसे रखे हुए हैं तो क्या स्प्रिंग कुछ भी इलोंगेट हुआ है क्या? अभी ऐसे आराम से छोड़ दिए हैं तो x इनिशियल। इस केस नहीं समझ में आया क्या? कोई क्या लिख रहे हो इतने टाइम से अभी तक? सोचो, तो अगर मैं इस बात को कहूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इनिशियल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर नेचुरल लेंथ से मेजर करना है तो x इनिशियल तो 0 हो गया, तो x फाइनल बोलो कितना बच गया तेरे पास में? बोलो जल्दी से, x फाइनल ही बच गया कि नहीं बच गया तेरे पास में? तो अब x इनिशियल जैसे 0 पुट कर दोगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से। वर्क डन माइनस k/2 x फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फटाफट लिख डालो इसको स्टार मार्कर करके। अगर इनिशियल हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना हमेशा। ठीक है, जल्दी करो। समझ में आ रहा ना? चले आगे बात करें। अब चलिए आइए, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बना कर देता हूं और आपको बोलता हूं कि फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो क्या आप कर पाएंगे क्या? देखते हैं। ये हमारा नेचुरल लेंथ है। क्या है ये? हमारा
नेचुरल लेंथ है, NL है, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास में, नेचुरल लेंथ। अच्छा, कुछ टाइम्स के बाद में ये पहुंच जाता है, पहुंचा दिया जाता है इसको x, यहाँ से x1 डिस्टेंस पे यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से इसको क्या किया जाता है, यहाँ से एक x2 डिस्टेंस पे भी पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वर्क डन क्या होगा, तो कोई बता सकता है क्या होगा? x इज वर्क, नहीं समझ में आया? कुछ मतलब पहले नेचुरल लेंथ पे था, फिर यहाँ ले गया गया और फिर यहाँ पे ले गया गया, तो आपके लिए फाइनल पोजीशन कौन सा हो गया? ये वाला, ये फाइनल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इनिशियल पोजीशन कौन सा मान लेंगे सर, ये वाला? अरे मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या लिखवाया था मैंने, -1/2 के, और पहले क्या कौन सा पोजीशन होता है, फाइनल पोजीशन, फिर कौन सा पोजीशन होता है? तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, यही तो होता है। तो बोलो एक्स फाइनल पोजीशन कितना होगा? तो एक्स ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ से फाइनल पोजीशन बोलो तो क्या लिखोगे तुम लोग? अरे x1 प्लस x2, और x इनिशियल बोलो कितना हो जाएगा, वो भी नेचुरल लेंथ से ही मेजर होगा, यही तो हो जाएगा। x1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या इसके अंदर में पुट कर देंगे तो तुम्हारी कहानी नहीं खत्म हो जाएगा? बोलो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, नहीं चमका? तो जल्दी से कर डालो इसको, जल्दी से। फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी एकदम। अच्छा, हम वीडियो जो है ना 1.2x कर करके डाल रहे हैं कि बिकॉज उसका थोड़ा सा स्पीड बना रहेगा, तो ये जो हम लोग बीच में गैप बनाते हैं ना, वो आधे घंटे उसमें कवर अप हो जाते हैं। जल्दी जल्दी करो बच्चा। हो गए? आइए स्वागत करते हैं। क्या मैं एक ट्रू और फॉल्स में देते हैं, ठीक है ना? पहले इसको लिख लो फटाफट। देखिए साफ साफ लिखिए कॉपी में, क्योंकि कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? आगे बढ़िए, बढ़ते चले, बढ़ाए, बताए आगे की बातें। सुनिए, अगर मेरे से बोले कि क्या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है, ये पूछिए। सही है तो लिखिएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स is always negative. Work done by frictional force, work done by frictional force is always negative. Work done by frictional force is always negative. और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा false. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा false. आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते, इसलिए धर दिन मार देते ट्रू। क्या है ब्रैकेट में? false। क्यों? अब सोचिए, वर्क डन, अब देखिए इधर देखिए, मैंने बोला कि एक स्प्रिंग है और इसका नेचुरल लेंथ क्या था, ये था, ठीक है ना? हमने पहले स्प्रिंग को क्या किया, दबा कर करके इसको यहाँ लाया और उसके बाद छोड़ दिया मैंने। तो स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और ये भी डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो उस समय तो पॉजिटिव आ जाएगा ना यार। नहीं आया समझ में? आया ना? तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। नहीं आया समझ में? तो जल्दी से इसको एग्जाम्पल के तौर पे बना लो उसके नीचे, ताकि तुमको ध्यान में रहे। इसमें क्या हुआ, कंप्रेस कर करके छोड़ दिया गया है। नहीं आया?
नींद में लथपथ होने के बाद में ऐसे ही होता है ना रे। कितना बार मेरे से बुलवाओगे तुम, वीडियो में भी बार बार बुलवा रहे हो। हाँ? नींद आ रहा है, क्या प्रॉब्लम? 2 बज रहा है, एग्जाम 2 बजे से आ जाएगा तब तो गया तुम्हारा तो एग्जाम। क्या एग्जाम तो अक्सर 2 ही बजे से होगा, सेकेंड शिफ्ट तो 2 ही बजे से होता है, तो उड़ जाएंगे। चलो लिखो, इसलिए चुपचाप लिखो। अब लिखो एरिया अंडर द ये तो लिखवा चुके हैं ना, एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव द वर्क डन, ये लिखवा चुके हैं ना। तो चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, तो अगर हमारे पास में F इज इक्वल टू, सुनिए इधर, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है ना बच्चा। तो अगर आपको किसी बंदे ने ऐसे बोल दिया, समझने की कोशिश करो, किसी बंदे ने ये ग्राफ बना दिया, यही तो ग्राफ होगा F वर्सेस एक्स का ग्राफ, बताया गया तुम लोगों को, नेगेटिव स्लोप के साथ में ऐसे ही तो जाएगा ग्राफ, ये पता है ना, पहले ही पढ़ा रखे हैं ना स्प्रिंग फोर्स के लिए। तो अब सोचो मेरे से पूछेगा कि इसके अंडर का ग्राफ निकालो, तो क्या मिलेगा इसके अंडर का? अगर एरिया निकाल देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे गजब हो तुम लोग, बोल ही नहीं पा रहे हो, बोलो ना, जल्दी करो, बोलो क्यों? सर अगर मैं बोलूं यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं के एक्स, और यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, नेगेटिव में एक्स हुआ है मान लेते हैं। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चा? इधर देखो, तो क्या हम एरिया निकालते तो 1/2 इंटू क्या लिखते थे, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है तुम्हारे पास में एक्स, और हाइट कितना है तुम्हारे पास के एक्स। नेगेटिव वेगेटिव नहीं लेते तो इसको क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ये भी वही आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, और के एक्स स्क्वायर ही तो हमारे पास में क्या है, वर्क डन। अरे फाइनल का स्क्वायर लिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही तो है। जल्दी लिखो, फटाफट लिखते चलो, लिखो 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 जल्दी से। जल्दी करें फटाफट, हो गया? और भी क्वेश्चन है अपने डीपीपी में है तो वो सारी चीजें सॉल्व करेंगे। एक बार मैं डीपीपी में से होमवर्क दे दूं क्या आप लोगों को, कल करके लेके आने के लिए डिस्कस करेंगे। डीपीपी का होमवर्क है आपका, पेज नंबर निकालिए, एक बार लिख लीजिए, करके आइएगा। पेज नंबर 33, पेज नंबर 30, हाँ लिख लीजिए, पेज नंबर 33, 1 से लेकर करके, पेज नंबर 33 में 1 से लेकर करके 13 तक करना है, 1 से 13 हो गया। उसके बाद में आ जाइए, आगे बढ़िए फिर से 1 से 13 के बाद में इसी के अंदर में आगे बढ़ते चलिए, और है आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। एक मिनट रुक जाइए, मल्टीपल चॉइस कर करके होगा, देखिए कहीं पे है क्या। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए, हम बता रहे हैं आपको, खोज रहे हैं हम भी। हाँ, अब एक्सरसाइज 2 में 1 से लेकर करके पेज नंबर 48, 1 से लेकर करके 8 तक, 1 से लेकर करके 8 तक कर लीजिएगा, ठीक है? इतना कर करके आप आने की कोशिश कीजिए। अभी 1 से 8 मतलब 8, पेज नंबर 43 1 से 8, पेज नंबर 33 1 से लेकर के कितना था, 8, हाँ हाँ 48 का 1 से 8 है यार, 33 है, 33 का है 1 से 13 तक, 13। तो इतना करके आइए ताकि आपको समझ में आए आगे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए एनर्जी। एनर्जी नहीं जानते हैं, नया टॉपिक एनर्जी, ENERGY,
न्यू टॉपिक है एनर्जी। और ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स की और भी बातें आगे चले करेंगे, तब करेंगे। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे। तो अभी पहले एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इससे बेस्ट बहुत बहुत क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप थक जाओगे करते करते, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, सॉरी, एनर्जी क्या होता है ये बताइए। एनर्जी क्या होता है बताइए। हाँ, मतलब वर्क करने की, कोई भी काम करने की एबिलिटी को हम लोग, कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। पहले यही पॉइंट, पहले डेफिनेशन पॉइंट लिखते चलते हैं। लिखिए, एनर्जी इज द एबिलिटी, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी। अपने को थ्योरी भी करना है, समझे कि नहीं समझे, पता है कि नहीं। नहीं तो बहुत लोग क्या कहेंगे आपको कि थ्योरी क्यों करवा रहे हैं इतना, तो आप सोचिए आपको थ्योरी भी कमजोर है आपका थोड़ा सा, तो हर चीज़ हमें कंप्लीट करना है ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना है। ये नहीं कि हमारा ये प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं, हमारे पास में जो प्रॉब्लम है, जो हमको दिखता है, उसके अनुसार हम थ्योरी भी लेकर चलते हैं आपको। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क greater the amount of energy, greater the amount of energy, greater the amount of energy, greater the amount of energy possessed by body, possessed by the body, लिख लो ना, possessed by the body, greater the amount of energy possessed, possessed, possessed by body, possessed by the body, the greater the work done, the greater work done, या ग्रेटर द वर्क डन, ठीक है ना, ग्रेटर द वर्क डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी इज कॉज फॉर, एनर्जी इज कॉज फॉर, एनर्जी इज कॉज फॉर डूइंग वर्क, कॉज CAUSE, एनर्जी इज कॉज फॉर डूइंग वर्क, एनर्जी इज कॉज फॉर डूइंग वर्क एंड वर्क इज इफेक्ट ऑफ एनर्जी, एंड वर्क इज इफेक्ट ऑफ एनर्जी, एंड वर्क इज इफेक्ट ऑफ एनर्जी। मतलब समझ में आया क्या, आपके पास एनर्जी होगा तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आया क्या। तो जो हम वर्क अभी निकालना सीख रहे थे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी हम लोग अब पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्क निकालना पहले सीखे हम लोग कैसे वर्क करेंगे, अब एनर्जी का रिलेट करेंगे उससे, तभी तो होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लिए, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क बोथ आर सेम, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर सेम, एनर्जी ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर सेम, ठीक है ना, वर्क आर सेम। डायमेंशनल फार्मूला इज ऑल्सो सेम, डायमेंशनल फार्मूला इज ऑल्सो सेम, डायमेंशनल फार्मूला इज ऑल्सो सेम। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लिखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICL, मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी। आई विल डिस्कस, बट पहले समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड क्या हो सकता है? लाइट एनर्जी। लाइट के पास में भी तो एनर्जी है, लाइट एनर्जी। फिर क्या हो सकता है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। लिखते चलो ना, ये सब लिखना है, तो खाली बोल रहे तो सुनना तो रही है। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। अभी हमने बोला साउंड एनर्जी हुआ क्या। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ क्या। न्यूक्लियर एनर्जी, NUCLEAR, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया क्या। देखिए बात समझिए, एनर्जी का कुछ फॉर्म जो होते हैं हमें सारे पढ़ना है, ये जितना भी लिखवाए हैं ना ऑल थिंग्स पढ़ना है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे केवल मैकेनिकल एनर्जी का अच्छे से डिस्क्रिप्शन होगा। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन लाइट एनर्जी जो हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब लाइट चैप्टर आएगा तब वहाँ पे लाइट चैप्टर, चाहे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में मॉडर्न हम अगर पढ़ाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में पढ़ाएंगे लाइट एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे लाइट वाले में भी पढ़ाया जाता है। नींद लेते रहते हो तुम बीच बीच में। हाँ, उसके बाद में हीट एनर्जी होता था। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास में साउंड एनर्जी। एक साउंड चैप्टर ही होगा हमारे पास में, साउंड चैप्टर के नाम से आएगा। चाहे चैप्टर ये आएगा SHM आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद में आएगा साउंड वेव के बारे में। तो वेव के अंदर में हम लोग साउंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, साउंड के पास में कैसा एनर्जी है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी 12th के फर्स्ट टर्म में, मतलब 12th के जो फर्स्ट टर्म होगा ना वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड बातें करेंगे। सारे चीज़ें इलेक्ट्रिकल, 6-7 चैप्टर है, सातों के सातों चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड्स है, तो वो पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे डिस्कस करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में। नए नए फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आता है ना, उसके अंदर में। मतलब पुराना फिजिक्स है लेकिन उसका नाम दे दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब कि पहले से डिस्कवर हो रखा है लेकिन नाम दे दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स। तो उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, और इन्हीं सारे चीज़ों को बेसिस पे हमारे क्या होता है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, तो चीज़ों को समझना है। तो अभी तो हम लोग डाल देते हैं क्या चीज़ है, मैकेनिकल एनर्जी। तो डालिए सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, लिखिएगा इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। It is the sum of kinetic energy and potential energy. It is the sum of kinetic energy and potential energy. It is the sum of kinetic energy and potential energy. है क्या? समझ में आया क्या? किसी सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो क्या उसका मैकेनिकल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो क्या उसका मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसा कह सकते हैं क्या कि जीरो हो जाएगा? नहीं कह सकते हैं ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर दोनों को ऐड कर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक एनर्जी। लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी, it will be developed in the body, it will be developed in the body due to, it will be developed in the body due to motion, it will be developed in the body due to motion। मतलब अगर बॉडी के अंदर में कुछ मोशन आ जाए तो कौन सा एनर्जी डेवलप होता है? काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है। बोलो ना, मोशन। जैसे कि मैं बोलूँगा मोशन का मतलब क्या हुआ, उसके पास वेलोसिटी आ जाए, किसी बॉडी के पास में वेलोसिटी आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से डिफाइन किया गया समझिएगा। आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है क्या? हाँ, हमको पता था, आपको यही पढ़ाया गया है, लेकिन ये सब आधा अधूरा था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाफ mv v होता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। समझ में आया कि नहीं आया बीच में? और जैसे डॉट, दो डॉट ए डॉट ए क्या देता है? बोलो, ए का स्क्वायर देता है। याद है कि नहीं है? तो इसी तरह से v डॉट v क्या आता है? v का स्क्वायर आता है। यहाँ पे m क्या है बच्चा? मास है। v क्या है हमारे पास में?
वेलोसिटी। नहीं आया समझ में क्या? और के से डिनोट कर दे क्या काइनेटिक एनर्जी को? तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। फटाफट लिख डालो इसको। 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। अभी तो सब्सक्राइबर चिंटू टाइप का है इतनी। आइए कोई बात नहीं, अपने भी होंगे, अच्छा काम कर रहे हैं तो हमने तो यही सुना है कि अच्छा काम करने वाले को भगवान साथ देते हैं। तो देखो क्या होता है क्या, इसलिए सोचना ही नहीं इतना, जो होगा देखा जाएगा। चलो आगे लिखो, क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी विल बी डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू मोशन और K इज इक्वल टू 1/2 mv.v लिखा, उसके बाद में उसको लिख दिया 1/2 mv²। क्या यहीं तक लिखा है क्या बच्चा? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव नहीं हो सकता काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 mv का स्क्वायर होता है। तो बोलो 1/2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? क्या मास कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। क्या वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया तो क्या वो भी पॉजिटिव हो गया कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity. Kinetic energy is always positive, it is a scalar quantity. बोलो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका? लिखना डायमेंशन फार्मूला m1l2t-2, m1l2t-2। अच्छा यूनिट क्या होगा? एनर्जी है तो इसका भी यूनिट सेम ही होगा, जूल ही होगा। मतलब कि वर्क डन का जो सारे चीज़ें किए थे वो सब यहाँ पे भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 अर्ग, 2 अर्ग, 3 अर्ग, ये सब सारे आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब चीज़ें। चलो आगे जाओ, नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल लिखो। ए बाइक इज इन मोशन, ए बाइक इज इन मोशन। क्या इसके पास में एनर्जी कौन सा होगा? बोलो। अच्छा, वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, क्या होगा इसके पास में एनर्जी? ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। लिखते चलो, सब पॉइंट छोटा छोटा बना के लिखते चलो ना। देखो, अ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, और उसके बाद में ए बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, ए बुलेट फायर फ्रॉम अ गन। मतलब समझ में आया ना आप लोगों को? नेक्स्ट लिखेंगे, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। that means kinetic energy also depends on frame of reference, that means kinetic energy also depends on frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एग्जांपल बताते हैं कि एक इंसान अगर ट्रेन के अंदर में बैठ करके चल रहा है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर इंसान अपने आप को देखे भीतर ही बैठे हुए, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। लेकिन बाहर वाले लोग अगर उसको देखेंगे तो बाहर के फ्रेम से तो v वेलोसिटी से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्सन, लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्सन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्सन। लिखो ना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्सन ऑफ मास m, of mass m sitting in a train, moving with speed v, sitting in a train moving with speed v is 0 in the frame of train, is 0 in the frame of train, but 1/2 mv² in the frame of earth, but 1/2 mv² in the frame of earth। लिख ही नहीं पा रहे बच्चा, 1/2 mv² in the frame of earth। मतलब समझ में आया क्या?
अगर ट्रेन में बैठा हुआ इंसान ट्रेन के फ्रेम से देखेगा तो क्या लगेगा कि ये रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखेगा। लेकिन ट्रेन से जैसे ही बाहर उतर करके कोई बच्चा उसको देखेगा तो क्या लगेगा कि v वेलोसिटी से जा रहा है, इसलिए उसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2। तो क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं है? फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। फटाफट करो, काइनेटिक एनर्जी की पार्ट खत्म कर करके घर चलेंगे हम लोग। चाहे बोलो तुम लोग क्या करना चाहते हो। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। कुछ एप्लीकेशन इसके पढ़ लेते हो उसके बाद। ठीक है, आइए समझिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। अब तुम में से बहुत सारे लोग बच्चा ये भी जानता है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? नहीं, mv होता है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम mv होता है, mv आर एंगुलर मोमेंटम, मारूंगा थप्पड़, mv होता है। ये पढ़ा चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फिर भी एकदम पगलाए होगा तुम लोग। चलो उसको इसमें लाना है, क्या करेंगे हम लोग बोलो 1/2 m को ऊपर एक और m और एक मतलब एक m से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तुम लोग देख रहे हो सही से क्या? तो सॉरी m से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1/2 m। तो इधर कर लो और इधर लिख सकते हैं m² v²। यहाँ से हमारे पास p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चमका गया तुम लोगों को कि कल हो करके किसी बंदे ने बोला कि P निकालो, लीनियर मोमेंटम निकालो, तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक मास इनटू काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, कभी हम K से लिख दे रहे हैं, कभी K.E लिख दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, K भी लिख सकते हैं, K फॉर द काइनेटिक एनर्जी, इधर K फॉर काका मत करने लगना। अच्छा, तुम लोग काका का मतलब जानते हो? तो यहाँ पे चाचा चाची नहीं करना है, कहने का मतलब ये है मेरा। आइए नेक्स्ट करते हैं। समझ में आया ये? अगर दो बॉडी है उसका लीनियर मोमेंटम सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, तो किस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? हमारे पास में दो, तुम लोग नींद में हो क्या? एकदम एकदम कदर क्या ऐसे बोल दो। दो बॉडी है हमारे पास में और दोनों बॉडी के पास में लीनियर मोमेंटम सेम है, लेकिन मास दोनों बॉडी का एक का ज्यादा है एक का कम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? किस दोनों का सेम होगा? कम वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर मोमेंटम सेम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? बोलो, मास हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसी पॉइंट को बना के लिखना है। लिखो इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses, if two bodies of different masses have same momentum, linear momentum मतलब if two bodies, क्या लिखा है? if two bodies of different masses and same linear momentum, then lighter body will have greater kinetic energy. Then lighter body will have greater kinetic energy. Then lighter body will have greater kinetic energy. और यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देंगे P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? यहाँ पे बोलो कांस्टेंट है कि नहीं है? बोलो ना, कांस्टेंट है कि नहीं है? तो P अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब बहुत काम आएगा आपको, जानते हैं किस चीज में? क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिस पॉइंट, एवरी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए। बार बार हम आपको एक ही चीज बोलते हैं कि एक बंदे ने आईएएस जिस बंदे ने निकाला ना, एक बंदे बोला कि हम पढ़ने में एवरेज हैं, हम पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, हमने 15 बार आईएएस की सिलेबस को पढ़ा है, 15 बार। तो इसी तरह से अगर आप एवरेज है पढ़ने में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जेईई में नहीं निकलेगा।
आप कितना मेहनती है इससे जेई में निकलेगा। और ये सब भूल जाइए, कुछ लोग कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, काम ये करो, वो सब भूल जाइए। पहले मेहनत कीजिए तब वो स्मार्ट वर्क आएगा आपके अंदर में। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मेहनत नहीं कीजिए, आप सोचिए कि हम स्मार्ट वर्क कर लेंगे। आप मेहनत नहीं कीजिए और चार क्या कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, चार आप पढ़वे नहीं कीजिए उसको कभी, तो वो स्मार्ट वर्क से क्या फायदा होगा? तो पहले मेहनत करना चाहिए। जब ये मेहनत आप इतना करने लगेंगे ना तो खुद ये स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा वो। सच्चाई बता रहा हूँ, हम भी पहले जब पढ़ाते थे तो इतना कहाँ स्मार्टली चीजें करवाते थे, जितना हो गया, बच्चे जाग रहे हैं सो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सो के देख लो हमारे क्लास, सोने ही नहीं देते। सोने देते हैं क्या? हम नहीं देते ना। हर बच्चे पे हमारा क्या रहता है कि नजर रहता है कौन क्या कर रहा है। थोड़ा भी इधर उधर करोगे पढ़ दिन रोने के बारे में मजाक उड़ा देगा आपका। तो इसलिए तो ये सब चीजें क्या होता है ना, बाद में आते हैं ये सब। अगर हम फर्स्ट साल में अगर सोचते कि ऐसा आ जाता नहीं, ये 5वां साल है मेरा, 6ठा साल है, मतलब 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब जाकर करके चीजें ज्यादा क्लिक चीजों को होता है। आप कोई भी क्वेश्चन लेके आते हैं, कोशिश पूरा रहता है सॉल्व करने का, कर भी देते हैं। तो ये सब ऐसे नहीं होता है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। वो एक्सपीरियंस के लिए आपको भी रिवाइज करना होगा बार बार चीजों को। तो लिखिए नेक्स्ट, व्हेन अ बुलेट, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, व्हेन अ बुलेट फायर, व्हेन अ बुलेट फायर, व्हेन अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, व्हेन अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, when a bullet fire from a gun, the momentum of fire bullet and gun are the momentum of fire bullet and gun are equal and opposite. Gun are equal and opposite. Equal and opposite. That means, that is लिख लेना, that is, इसका मतलब क्या हुआ समझो। सुनो, बुलेट से गन निकल रहा है, सुनो ना इधर, बुलेट से गन निकल रहा है तो याद करो, अगर तुमको याद हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे। अच्छा सॉरी, वो तो मैं जस्ट देख रहा था कि तुम प्रियंका सो रही है कि जिंदा है कि ऐसे, इसलिए ऐसा कर रहे थे। ठीक है ना, गन से बुलेट निकल रहा था ऐसा बोलना है, लेकिन हम सोच रहे थे कि तुम लोग हाँ में हाँ भरते हो कि नहीं भरते हो। तो सारे ने भर दिया, एक दो ने नहीं भरा। उसने बोला नहीं उल्टा बोल रहे हो। अच्छा बात है, चलो आ जाओ इधर देखते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है, गन से बुलेट निकला। तो हमने क्या समझा था, जब गन से बुलेट निकलता है ना बच्चा, उस समय एक चीज होता है, क्या होता है कि अगर मैं बात करूं बुलेट की, तो बुलेट इधर भाग रहा होगा v वेलोसिटी से, और गन भाग गया मान लेते हैं v डैश वेलोसिटी से, और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M। तो हम लोग क्या लिखते थे पता है, m इंटू वी डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी लिखते थे, याद है कि नहीं है? तो अगर मुझे से पूछा जाएगा कि v डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्मॉल m, ये सब कर चुके हैं तो ये अभी थोड़ा ही करेंगे, बस ये तो बताए हैं आपको। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, मोमेंटम कंजर्व है ना। मोमेंटम जो बुलेट का मोमेंटम है वही मोमेंटम किसका है, गन का है कि नहीं है? तो हमको तो काइनेटिक एनर्जी की बात करना है ना। तो आज ही तो बताया काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास होता है, इनिशियल मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बोलो, मास होता है कि नहीं होता है? अरे यही तो बताया ना मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो तुम में से कितना बोलना चाहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? फटाफट कर डालो। अब तुम में से कौन बताएगा किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, बुलेट का ज्यादा होगा या गन का ज्यादा होगा? बुलेट का होगा। जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक, पहले लिख लो इसके बाद लिख देते हैं। अब हमको पता है, अब तुम लोग 2 घंटे से बैठे हुए हो तो हालत खराब है, बट 1 घंटा और बैठना है। तो
अरे बाप रे, मौत, मोयो मोयो हो गया ना। चुपचाप करो काम, नहीं तो पिटेंगे हम। हाँ, बाकी जगह बच्चे 6-6 घंटा 7-7 घंटा बैठ रहे थे, नहीं या तुमको मतलब 3 घंटा बैठा दिए तो मरने में आ गए हो एकदम। देखो, बाप रे, कितना बेकार राइटिंग में लिख रहा है। अच्छा, फिर से लिखेगा क्या? आजा नेक्स्ट बात करते हैं। लिखो, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन, हेंस hence kinetic energy of bullet is greater than, hence kinetic energy of bullet is greater than, लिखो लिखो, hence kinetic energy of bullet is greater than that of the gun, that of the gun, bullet is greater than that of the gun, than that of the gun. Next लिखे point, a body of energy, a body have energy, a body have energy without momentum, a body have energy without momentum, a body have energy without momentum. क्या ये पॉसिबल है? है। मोमेंटम नहीं होगा फिर भी पॉसिबल है, ठीक है ना? सोच के देखिए, सोच के देखिए ना। ए बॉडी है, पहले लिख लीजिए फिर बाद में समझा देते हैं। ए बॉडी हैव, लिखे ना पहले, ए बॉडी हैव, क्या लिखवाया मैंने? ए बॉडी हैव इन एनर्जी विदाउट मोमेंटम, but it cannot have momentum without energy, but it cannot have momentum without energy. तो लिखे फिर समझाते हैं। आप लोग वर्डिंग नहीं समझ पाते तो हमारी गलती थोड़ी है। बट इट कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी, मतलब क्या हुआ? एनर्जी बोला है, एनर्जी बोला, इसका मतलब कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। अरे खाली काइनेटिक की बात हो रही होगी, एनर्जी के अंदर में मैकेनिकल एनर्जी आते हैं ना, तब काइनेटिक एनर्जी ना जीरो हो जाएगा, मोमेंटम जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो बचा ही रहेगा ना उसका। तो क्या बोला? ए बॉडी हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, पॉसिबल है, अरे है ना? लेकिन ए बॉडी हैव क्या मोमेंटम विदाउट एनर्जी, पॉसिबल है क्या? नहीं, एनर्जी नहीं होगा तो मोमेंटम की बात ही नहीं आएगी ना। चलिए आइए कहानी लिखिए नेक्स्ट। ए बुलेट ऑफ मास, लास्ट, पता नहीं क्या हो गया। ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम, ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम moving with velocity v, moving with velocity v, a bullet of mass small m moving with velocity v, stop in wooden block, stop, stops, stops लिख लो, stops in wooden, wooden, wooden block, 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 after penetrating, penetrating, after penetrating, समझ में आया ना? आफ्टर पेनिट्रेट लिख लो या तो पेनिट्रेट, आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू अ डिस्टेंस x, through a distance x, if f is the resistance offered by the block, if f is the
resistance offered by the block, if F is the resistance offered by the block, then what is the relation between velocity and x? What is the relation between velocity and x? What is the relation between velocity and x? सोचो समझो और बताओ। एक वुडन ब्लॉक को क्या कर रहा है, एक बोलिए क्या कर रहा है, एक गन का बुलेट जो है वो मारने जा रहा है। देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए एक यही तो बुलेट है अपने पास में ना, ऐसे ही तो मारने जाएगा बुलेट, ठीक है ना। एक बुलेट यहाँ से गया, कितने के स्पीड से चल रहा है, v वेलोसिटी से, मास कितना है इसके पास, m, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। अगर इसके अंदर में बुलेट जाता है तो बुलेट के ऊपर में क्या फोर्स लगाता है, वो F, ताकि ये भीतर ना जाए। यही तो बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो सोचिए इस वुडन ब्लॉक के से पहले कितना एनर्जी रहा होगा इसके पास में, बुलेट के पास में काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा, 1/2 mv²। अच्छा, जैसे ही ये बुलेट इसके में टकराया होगा तो इसके अंदर में भी एक एनर्जी डेवलप हो गया होगा। तो इसके अंदर में जो एनर्जी डेवलप, बुलेट को क्या कर रहा होगा, रुक जाओ, लेकिन ये रुक नहीं रहा होगा, करते करते कितना डिस्टेंस तक भीतर चला गया ये x। तो इसके कारण ब्लॉक के का वर्क डन कितना हो जाएगा, Fx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस के साथ होगा, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सोचो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा तो हम क्या बोलेंगे सर, 1/2 mv² ही किसके बराबर हो जाएगा, Fx के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर f की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो वो भी निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, 1/2x mv² लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो इस तरह से सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये। जल्दी जल्दी करिए फटाफट, टाइम नहीं है, आप लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं मेरा। ग्राफ कल पढ़ेंगे, तो आज इतना ही पे हम लोग क्या करते हैं कि ख़त्म करते हैं कहानी को।